समान अध्ययन हर प्रश्न अध्यावतर विश्लेषण सहित व्याख्या 1996 की परीक्षा का पीवाईक्यू। प्राचीन इतिहास वैदिक सभ्यता आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु सभ्यता। प्रारंभिक वैदिक साहित्य या ऋग्वेद में अनेक नदियों का उल्लेख मिलता है, किंतु सिंधु नदी का अनेक स्थानों पर ओजस्वी वर्णन किया गया है। शूद्र काल महाकाव्य काल संगम काल के प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष तीन के वर्ग का नहीं है। कोश कुल वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोश का अर्थ खजाना या भंडारे है। बौद्ध जैन भगवत एवं शैव धर्म निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। मत मयूर प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, जिसका उल्लेख चेदी के अभिलेख में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। नीचे दिए हुए फोटो का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। बी 2, 3 और 4। वेद परमाण्य के प्रति अनास्था और कर्म कांडों के फलवत्ता का निषेध और प्राणियों के हिंसा का निषेध अहिंसा। तप और भोग की अति का परिहार बौद्ध और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान नहीं थे। जैन धर्म में तप के अति का परिहार न कर उसका समर्थन किया गया था। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल प्राचीन भारत में प्राचीन ग्रंथों में से किसी पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था, जो विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसे उसने मौर्यकालीन राजनीतिक आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है। इस पुस्तक में पति द्वारा प्रत्येक पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। थेरीगाथा और थेरीगाथा एक बौद्ध ग्रंथ है। थेरीगाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना बौद्ध भिक्षुनियों द्वारा की गई थी, जिसमें गद्य का संग्रहण है। थेरीगाथाओं की संख्या 552 है, जो काव्य संग्रह के रूप में है। थेरीगाथा में 32 कवयित्री की कविताओं संग्रहित है, जबकि अन्य ग्रंथ आचार्य सूत्र तृतीयांग एवं विग्रह कल्प सूत्र जैन धर्म है। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरि स्तरित चट्टान शीट का प्रयोग माध्य के रूप में होता है। गंधार मूर्ति कला गंधार कला में सदैव शीट चट्टान का प्रयोग मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था। यद्यपि मथुरा काल में काल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। गुप्तोत्तर काल एवं वैद्य वंश निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है। सुश्रुत आयुर्वेद के शल्य चिकित्सक सुश्रुत थे। इनका काल उत्तर कुषाण काल एवं प्रारंभिक गुप्त काल के बीच माना जाता है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूची के बीच हुए कुल का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 विशाखा दत्त नाटक और बारहमीर खगोल विज्ञान चरक चिकित्सक और ब्रह्मगुप्त गणित। विशाखा दत्त गुप्तकालीन नाटककार थे, जिन्होंने मुद्रा रच तथा देवी चंद्रगुप्त
गुप्तम नामक ग्रंथों की रचना की थी। मुद्रा से मौर्यकालीन सूचनाएं था। देवी चंद्रगुप्तम से गुप्त शासक रामगुप्त की ऐतिहासिकता पर प्रकाश पड़ता है। वाराहमिहिर गुप्तकालीन प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। चरक प्रसिद्ध चिकित्सक थे जो कनिष्क के समय में थे। ब्रह्मपुत्र भी गुप्त काल के थे जो गणित के लिए प्रसिद्ध थे। 800 से 1200 की राजनीतिक सामाजिक स्थिति। देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा है? जगन्नाथ मंदिर पुरी। देवदासी प्रथा के लिए उड़ीसा स्थित पूरा जगन्नाथ मंदिर समाचार में चर्चित रहा है। देवदासी प्रथा प्राचीन काल से ही एक परंपरा के रूप में मंदिर में विद्यमान रही है। इस प्रथा से संबंध आजीवन विवाहित रहने वाली बालिकाओं से है जो मंदिरों में रहकर गायन वादन नृत्य एवं पूजा करती है। इस प्रथा का सबसे बुरा प्रभाव यह होता है कि इसे समाज में व्यभिचार फैलाने की आशंका बनी रहती थी। मध्यकालीन इतिहास। दिल्ली सल्तनत नस्तलीक है एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। नस्तलीक मध्य युग में प्रयोग की जाने वाली फारसी लिपि की एक प्रकार थी। यह फारसी की 8 प्रमुख लिपियों में से एक थी। मुगल बादशाह अकबर नस्तलीक लिपि को अधिक पसंद करता था। अकबर के समय में इस लिपि को विशेष महत्व प्राप्त हुआ था। मोहम्मद हुसैन जो इस लिपि के अच्छे ज्ञाता थे, उन्होंने अकबर ने जरी कमल की उपाधि दी थी। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन सांस्कृतिक ग्रंथ में होता था। कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूप को इंगित करने के लिए सर्वप्रथम पतंजलि के शब्द संस्कार से हीन शब्दों के लिए अपभ्रंश का प्रयोग किया था। 6वीं से 12वीं शताब्दी तक देशी भाषाओं को अपभ्रंश कहा जाता है। मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के प्रारंभिक रूप को इंगित करने के लिए अपभ्रंश शब्द का प्रयोग होता था। भक्ति आंदोलन। इस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। वह है मुइन उद्दीन चिश्ती। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्त संप्रदाय के संस्थापक थे। इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र अजमेर को बनाया था। ये भक्ति शक्ति को ईश्वर के निकट पहुंचने का साधन मानते थे। इन्होंने अपने व्यवहार एवं प्रचार से संगीत को विशेष रूप से अपनाया था। कृष्ण में जीवनपरक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी। रसखान ने प्रेम वाटिका काव्य की रचना रसखान ने की थी। इनका समय मुगल साम्राज्य अकबर के काल का है। इन्होंने कृष्ण पर जीवनपरक काव्यों की रचना की है। इनकी एक अन्य रचना सुजान रसखान भी है। मुगल साम्राज्य। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसीलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। मनसबदारी प्रथा का प्रथमोद्भव मंगोल नेता चंगेज खान ने किया था। यह दशमलव-पत्ती के आधार पर सेना का संगठन था। अकबर ने यह व्यवस्था को संभवतः 1575 ईस्वी में लागू किया था। इसका उद्देश्य साम्राज्य में इस स्थायित्व के लिए सैनिक अधिकारियों को सुसंगठित करना था।
मुगल चित्रकार किसके राज्य काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची है? जहांगीर की। मुगल चित्रकार का चौमुतस्व जहांगीर के समय दिखाता है। वह स्वयं भी इसी विषय का ज्ञाता था। अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में वह दावा करता है कि किसी भी चित्र को देखकर वह उसके चित्रकार का नाम बता देगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? गुरु अर्जन देव आदि ग्रंथ। 1904 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव ने सिखों की धार्मिक पुस्तक आदि ग्रंथों को संकलित किया है। आदि ग्रंथ में 5 गुरु, 18 हिंदू भक्तों एवं संत कबीरों, फरीद, नामदेव, रैदास इत्यादि के वचनों को संकलित किया गया। आधुनिक इतिहास। मुगल साम्राज्य का विघटन एवं यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ। आपको यत्र या तत्र कुछ अनोखे डेनमार्कवासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क को चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नायक जेरूसलम, सुन्नी सड़कें और उजड़ा टारग्रस्त सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस युक्ति में वर्णित स्थान है तमिलनाडु तट पर। उपयुक्त वर्ण तमिलनाडु पर स्थित डेनिश बस्तियों से संबंधित है। इन्होंने 1620 ईस्वी में तमिलनाडु स्थित त्रावणकोरम, 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर बंगाल में अपनी बस्तियां स्थापित की गई थी। डेनिश भारत में वाणिज्य व्यापारिक पूर्ण रूप से असफल रही है। 1845 ईस्वी के लगभग इनकी बस्तियों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसके भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की है? डपले। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में हस्तक्षेप किया है, वह फ्रांसीसी गवर्नर डिप्लो था, इससे कर्नाटक के युद्ध में भाग लेकर मद्रास को जीत लिया था। इसका उद्देश्य स्थानीय राज्यों को आपस में लड़ाकर अपना विस्तार करना था। सामाजिक सांस्कृतिक जागृत निम्न जाति मजदूर संघ किसान आंदोलन। उसका प्रधान सम्मेलन था। सामाजिक और धार्मिक सुधार, उससे सामाजिक बुराइयों के निराकार के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्या पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इसे उदाहरण में संकेतित व्यक्ति हैं महादेवी गोविंद रानाडे। महादेवी रानाडे महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इन्होंने समाज सुधारक के क्षेत्र में अनेक
उन्होंने समाज सुधारक क्षेत्रों में अनेक कार्य किए हैं। इन्होंने विविधता की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया था। इन्होंने अपना जीवन एक वकील के रूप में शुरू किया था। बाद में उन्होंने बम्बई उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने का भी अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने दक्कन शिक्षा समाज की स्थापना की तथा सार्वजनिक सभा नामक पत्र का संपादन किया था। अगस्त के टाइम्स ऑफ इंडिया में छापा था। 1896 में यह प्रथम भारतीय सिनेमा विज्ञान था। इसको प्रायोजित करने का श्रेय फ्रांस के ल्यूमियर ब्रदर्स को है, जिन्होंने 1896 ईस्वी में बम्बई के वाटसन हॉस्टल में चलती फिरती तस्वीर को प्रदर्शन करके किया था। इस प्रदर्शनी में कई फिल्में को दिखाया गया था, जिनमें लेडीज एंड सोल्स ऑन हिल अराइवल ऑफ टेंट आदि फिल्मों को दिखाया गया था। भारतीय शिक्षा के लिए निम्नलिखित युगांतरकारी चरणों पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन नंबर ए, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। इस युगांतरकारी चरणों का सही कार्यक्रम है हिंदू कॉलेज कलकत्ता, एंडसम रिपोर्ट्स और बूथ का डिस्पैच, कलकत्ता विश्वविद्यालय। 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय तथा डेविड डायरेक्टर के संयुक्त प्रयासों से हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई थी। बंगाल में शिक्षा की इस स्थिति पर अपने 3 प्रतिवेदन एंड्स ने जो एक मशीनरी थे विलियम्स बैटिंग के समय में तैयार किए। विप्स डिस्पैच 1854 ईस्वी तथा कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना की है 1858 ईस्वी में की गई। निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास से है? दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है, जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखा गया था। इस उपन्यास में उड़ीसा पर अधिकार के लिए किए गए मुगल पठानों के बीच युद्ध का विशद वर्णन है, जिसे चरित्र ने अत्यंत मार्मिक भाव से अभिव्यक्त किया है। प्रमुख संस्थाएं संध्या आयोग अधिनियम सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए हुए कोट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, अभिनव भारत समाज, डी सावरकर। अनुशीलन समिति, श्री अरविंद घोष। गदर पार्टी, लाल हरदयाल। स्वराज पार्टी, सी.आर. दास। वी स्वराज सावरकर ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला की स्थापना की थी, जो बाद में अभिनव भारत समाज के रूप में परिवर्तित हो गया है। बंगाल के वारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ तथा अरविंद घोष आदि की अनुशीलन समिति नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1907 ईस्वी में की थी। 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। 1923 ईस्वी में सी.आर. दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी।
सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1883 में कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा आयोजित किया गया था। 1906 ईस्वी में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रथा परिषद की स्थापना की गई थी। 1932 में इसमें प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक चार्ट की घोषणा की गई थी। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रिपब्लिक एक्ट 1773 के अधिनियम। चार्ल्स कलमांसी का दूसरा अल का पहला मासिक। अरे हुआ गलती पढ़ ली। हम्म बंगाल में फोर्ट विलियम्स प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम। चार्ल्स कल कलवांसी कलवांसी का दूसरा अल का पहला मार्क्सवादी। भारत का गवर्नर जनरल चार्ट के एक्ट 1833 के अधीन जेम्स एंड्रू ब्राउन रेमजे डलहौजी का अल और मार्क्सिस्ट भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधिनियम। गिलबर्ट जॉन इलियट मेरी किमांडो मीटो का अल और गवर्नर जनरल और साम्राज्य प्रतिनिधि गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1913 के अधिनियम। औरंगजेब द्वारा बंगाल के अधिग्रहण के उपरांत कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया है। इस एक्ट के तहत कंपनी के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर नाम दिया गया है और प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग की नियुक्ति हुई है। स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा दादा भाई नौरोजी के उत्तरायण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान अंग्रेजी शासन के अंतिम समय तक वफादार बने रहे थे, इसीलिए वे दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को समान
सामान्य बोलचाल में कहा जाता था रॉलेट एक्ट। मार्च 1919 में सरकार ने रॉलेट एक्ट पास किया है, जिसका केंद्रीय परिषद के सदस्यों ने विरोध किया है। इस कानून के तहत सरकार को यह अधिकार प्राप्त था कि वह किसी भी भारतीय अदालत में मुकदमा चलाया और दंड दिए बिना जेल में बंद कर सकती है। साथ ही कैदी को अदालत में प्रत्यक्ष उपस्थित करने के कानून के निलंबन का अधिकार भी रॉलेट कानून के तहत सरकार ने प्राप्त कर लिया था। इस काले कानून के तहत सरकार का प्रमुख उद्देश्य सरकारी सुधारों से संतुष्ट राष्ट्रवादी को कुचलना था। 1930 से 32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेखित किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि ये तीन अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने भारत की संवैधानिक गुत्थी सुलझाने के लिए 12 नवंबर 1930 ईस्वी को प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया है, जिसका उद्देश्य साइमन कमीशन उद्देश्य पर विचार करना था। 19 जनवरी 1931 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन बिना किसी निर्णय पर पहुंचे समाप्त हो गया। फलस्वरूप द्वितीय तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन की आवश्यकता पड़ी है। इस प्रकार स्पष्टता से ये तीन अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। निम्नलिखित में से कौन समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? आर्य नरेंद्र देव। अक्टूबर 1934 ईस्वी में मुंबई में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। अनेक संस्थापक सदस्यों में जय नारायण आचार्य, नरेंद्र देव और मुन्नू मानसनी प्रमुख थे। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए हुए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एम्स नेशनल इन मेकिंग। एम्स के गांधी। हिंदी स्वराज्य। सुभाष चंद्र बोस। द इंडिया स्ट्रगल और लाजपत राय। ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की आत्मकथा एम्स नेशनल इन मेकिंग है। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल एवं लाल लाजपत राय ने ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग तथा महात्मा गांधी ने 1909 ईस्वी के लगभग हिंदी स्वराज्य नामक पुस्तक लिखी है। जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान कीजिए। इनमें से कोई सही नहीं है। 1947 में कांग्रेस अध्यक्ष थे? नहीं। उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की थी? नहीं। स्वतंत्र से पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था? नहीं। जवाहरलाल नेहरू के विषय में कोई भी कथन सही नहीं है, क्योंकि 1947 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता आचार्य JB कृपलानी थे। संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। एम्स संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल गोविंद
वल्लभ पंत के नेतृत्व में बना था। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अम, पाकिस्तान की स्वीकृति। हाँ, एक नंबर है।
कैबिनेट मिशन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पाकिस्तान की स्वीकृति। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की मांग की, पाकिस्तान को अस्वीकार कर दिया था। परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने पहले तो 6 जून 1946 ईस्वी को प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन पुनः 29 जुलाई 1946 को इसे स्वीकार कर दिया तथा पाकिस्तान की मांग पाकिस्तान को स्वीकार कर दिया। पाकिस्तान की मांग के लिए सीधा कार्यवाही दिवस के रूप में मुस्लिम जनता को एक करने का प्रयास किया था। नीचे कथनों में अध्ययन कीजिए। असहयोग आंदोलन फलस्वरूप कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, जनता ने मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया और ब्रिटेन की सरकार भारतीयों की राजनीतिक रियासतें देने को राजी हुई। 1 और 3 सही है। असहयोग आंदोलन के समय मुस्लिमों का सहयोग काफी सराहनीय रहा, किंतु आंदोलन के अंतिम चरण में मोपला विद्रोह के साथ ही सांप्रदायिक दंगे प्रारंभ हो गए। फिर 1922 में कमला पाशा द्वारा तुर्की में क्रांति के बाद यह सांप्रदायिकता बढ़ती गई। असहयोग आंदोलन के पूर्व कांग्रेस मुट्ठी भर बुद्धिजीवियों का आंदोलन था, लेकिन असहयोग आंदोलन ने इसे जन आंदोलन के रूप में बदल दिया। इस आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया था। इस आंदोलन से भारतीय जन सामान्य में ब्रिटिश शक्ति का भय लगभग समाप्त हो गया, जिसकी चरम परिणति 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में देखने को मिला था। भारत के षड्यंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी। गांधी जी का विचार था कि कांग्रेस का उद्देश्य स्वतंत्रता को प्राप्त करना था, अतः स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है तथा इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 रूपों में से कौन सा उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसे सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक के हथियारों के रूप में किया है? बायकॉट। आयरिश भू एजेंट कैप्टन सी बायकॉट के नाम पर बायकॉट शब्द का प्रयोग हुआ। कैप्टन बायकॉट ने ही सबसे पहले भूमि कर को कम न करने के संबंध में इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया है। 1922 के साबरमती कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। गुजरात के सूरत जिले में स्थित बरदौली 1922 ईस्वी के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। देश में एक तरफ साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था, वहीं बरदौली में लगान वृद्धि में विरोध संघ प्रारंभ हुआ है। किसानों का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह आंदोलन शराबबंदी कोई कर नहीं से संबंधित था। बाद में मैक्सवेल कमेटी की अनुशंसा पर लगान वृद्धि 22% से हटाकर 6.03% कर दिया गया। इसी समय बरदौली की महिलाओं द्वारा पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी।
नीचे दो वाक्यों दिए गए हैं जिनमें से एक जिनसे पहले को कथन ए और दूसरों के कारण आर कहा गया है। स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही है। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की है। ऊपर के दोनों वाक्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए गलत है परंतु आर सही है। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद ब्रिटेन का भारत पर कोई प्रभाव नहीं था। राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे तथा इनके बाद इस पद को समाप्त कर दिया गया था। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज्य पार्टी ने 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा द्वारा जो कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती हो संविधान का निर्माण करने की मांग स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। कांग्रेस ने इस मांग को 1936 ईस्वी के फैजपुर सम्मेलन में समर्थन किया था। जहां तक मुस्लिम लीगों का प्रश्न है, सन 1940 में पाकिस्तान की मांग के साथ दो संविधान सभा की मांग की थी। भारत का भूगोल, भौतिक संरचना, अपवाह तंत्र, मानव भूगोल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? नक्कल बिहार, तमाशा उड़ीसा, अंकिया नाटा असम, बाह्य पंजाब। सी दिमथी अंकित नाटक असम। दिए हुए युग्मों के राज्यों में संबंधित लोक नाटक हैं। अंकित नाटक एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो असम में होता है। तमाशा नाटक नृत्य उड़ीसा में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अंतिम नामक या तमाशा नामक नृत्य उड़ीसा में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में होता है। पाक खाड़ी इनके बीच है। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के पाक की खाड़ी बंगाल एवं श्रीलंका के बीच स्थित है जो मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। इसे पाक जलमरूद मध्य भी कहा जाता है जो दोनों देशों के बीच स्थित है। कच्छ की खाड़ी एवं खंभात की खाड़ी गुजरात राज्यों में स्थित है। जल लक्षद्वीप एवं मालदीव को 9 डिग्री चैनल अलग करती है जबकि अंडमान एवं निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करती है। निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 किशन गंगा गंगा वेग गंगा पीन गंगा। इनमें नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम स्थान करने पर सही अनुक्रम होगा। ऑप्शन 1 1 2 3 4 सब सही है। उत्तर में दक्षिण की ओर क्रमशः किसान गंगा, वेग गंगा और पेन गंगा बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम विश्व समुद्रमय और श्रीरंगमन के द्वीपों का निर्माण करती है? कावेरी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होकर क्रमशः श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्र एवं श्रीरंग के द्वीपों का निर्माण करती है। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। इसमें वर्ष भर जल मिलता है क्योंकि
क्योंकि यह ग्रीष्म एवं शीत ऋतु में वर्षा होती है। भारतीय संदर्भ में वाक्याधिचुक सूचक जनजातियों का संबंध किससे है? उन जनजातियों से जिन्होंने पहले अपराधी जरायम पेशा जनजातियों के वर्ग में रखा जाता था। विधु सूची जनजातियों का संबंध उन जातियों से है जिनमें पहले अपराधी जरायमन पेशा प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए इनके अपराधी प्रवृत्ति को चिन्हित कर इन्हें अधिसूचित जनजातीय वर्ग में रखा जाता है, जिससे इनके ऊपर विशेष ध्यान रखा जा सके। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलायन शिखर सैंडल पट्टी स्थित है। उत्तरी उत्तरी मंडल में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान 4 भागों में विभाजित है, जो क्रमशः उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान एवं छोटी अंडमानों के रूप में है। निकोबार द्वीप समूह कई भागों यथा कार निकोबार, कैटल्य द्वीप, छोटा निकोबार एवं बड़ा निकोबार में विभाजित है। दक्कन पास छोटा अंडमान तथा बड़ा अंडमान दक्षिण अंडमान को विभाजित करता है। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी सैंडल पट्टी 832 में है, जबकि निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी वुलियर 442 में है। इंदिरा पॉइंट बड़ा निकोबार में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी बराकर घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? चाय। बराकर घाटी मुख्यतः असम और मणिपुर में स्थित है, जो अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। बराकर नदी मणिपुर की पहाड़ियों से उद्गमित होती है और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। मानसून वन मिट्टी सिंचाई परियोजना कृषि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के ईशान क्षेत्र तथा गुजरात में कपास की खेती विस्तृत रूप से की जाती है। गुजरात %, महाराष्ट्र 17%, पंजाब 14% तथा आंध्र प्रदेश 11% कपास पैदा करती है। महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य प्रदेश राज्य मिलकर भारत के कुल उत्पादन का 50% से भी अधिक कपास का उत्पादन करते हैं। राज्य और उनकी महत्वपूर्ण फसलें के निम्नलिखित युग्मों में कौन से सही सम्मिलित है? 1, 2, 3 और 4। केरल टैपियोका और पश्चिम बंगाल पटसम और गुजरात मूंगफली। प्रश्नगत राज्य एवं उनकी महत्वपूर्ण फसलें इस प्रकार हैं। राज्य केरल टेपिको का प्रथम स्थान है। महाराष्ट्र कपास द्वितीय स्थान है। प्रथम स्थान गुजरात का है और पश्चिम बंगाल जूट एवं पिटसन प्रथम स्थान है और गुजरात मूंगफली प्रथम स्थान है। तो भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? पश्चिमी घाट। जैव विविधता के संदर्भ में भारत के पश्चिम घाट हिमालय श्रृंखला और भारत म्यांमार सीमा के हॉट स्टॉप माना जाता है। जैव विविधता हॉट स्टॉप केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीपों पर ग्रीष्म ऋतु से उच्च दाब और निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है दक्षिणी पश्चिम मानसून।
मध्य एशिया तथा भारत के भारतीय उपमहाद्वीप उत्तरी पश्चिम भाग में अधिक गर्मी होने के कारण निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। फलस्वरूप दक्षिण पश्चिम मानसूनिक हवाएं प्रवाहित होती हैं। गेहूं के गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुचित आवश्यक है? मध्य ताप और मध्य वर्षा। गेहूं की अच्छी खेती शीतोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय में की जाती है। ग्रीष्म काल में गेहूं के लिए 2000 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा शीतकालीन गेहूं के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। 20-50 सेमी से 75 सेमी वर्षा तथा दोमन हल्की चिकनी एवं काली मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। खनिज शक्ति संसाधन एवं उद्योग व्यापार। कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। भद्रावती VSL भद्रावती इस्पात कारखाने में लकड़ी के कोयले तथा शिव समुद्र प्रताप की सहायता से शक्ति की प्राप्ति करके लोहे को गलाने का कार्य किया जाता है। यहाँ कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। सूची 1 अयस्क और सूची 2 वे राज्य जिनमें इनका खनन होते हैं को सम्मिलित कीजिए। को सूची के नीचे दिए हुए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। मैग्नीशियम मध्य प्रदेश और निकेल उड़ीसा, सीसा जस्ता राजस्थान, एस्बेस्टॉस आंध्र प्रदेश। मैग्नीशियम लोहे की भांति एक कड़ा तत्व होता है जिसका प्रयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश प्रमुख मैग्नीशियम उत्पादक राज्य, निकेल उत्पादन में उड़ीसा का प्रथम स्थान है और साथ ही झारखंड में भी इसका उत्पादन होता है। सीमा और जस्ता के खनन में राजस्थान अग्रणी राज्य है। अजरबैजान में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है। विश्व का भूगोल ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। हरित वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतः पश्चिम के परिधि क्षेत्रों पर। हरित वलय एक दृश्य है जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि की चारों ओर एक चमकदार रिंगनी की भांति दिखाई देता है। यह दृश्य केवल पूर्णतः पश्चिम के परिधि क्षेत्रों पर देखा जा सकता है। हरित वलय का कारण चंद्रमा के समीपवर्ती भाग की विषमता के चंद्र ग्रहण की तुलना में सूर्य ग्रहण की घटना अधिक होती है। स्थलमंडल। नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं जिससे एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा है। भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्रों में वर्षा होती है। मध्य रेखा में निकट अधिकांश अपराह्न में उच्च ताप तथा उच्च आर्द्रता के कारण संवहनीय वर्षा होती है। ऊपर के दोनों वाक्यांशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सही है? ए और आर दोनों सही है और ए सही व्याख्या करता है आर का। ग्रीष्म ऋतु में पृथ्वी के धरातल के अत्यधिक गर्म होने से ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं उत्पन्न होती है। जैसे जैसे धरातलीय वायु ऊपर उठती है ये फैलती है और ठंडी होती जाती है और अधिक ऊंचाई पर पहुंचकर ये संतृप्त हो जाती है। इसके बाद जल वाष्प
का संघनन होता है तथा विशिष्ट होती है। इस प्रक्रिया से गुप्त ऊष्मा होती है वह जो वहां की हवा को पुनः गर्म करती है और उसे ऊपर उठाने को बाध्य करती है। इससे अधिक वर्षा होती है। इस प्रकार गर्म और आर्द्र वायु का अधिक ऊंचाई तक ऊपर उठने के कारण भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्रों में वर्षा भर वर्षा होती है। स्पष्टताएं कथन ए और तथा कारण आर दोनों असत्य है। ए सही व्याख्या करता है। मानव भूगोल एवं मानचित्र वाले नीचे दिए हुए आरेखों में उत्तर श्रीलंका का कच्चा खार मानचित्र प्रदर्शित है। जफाना जिस बिंदु पर है वह अंकित है डी डी से। चित्र में प्रदर्शित बिंदु डी जफाना प्रायद्वीप की सही स्थिति को इंगित करता है। इसे समय इस पर लेफ्टन का कब्जा है। श्रीलंका एवं जापान द्वीप को एलिफेंटा दर्जा दरा एलिफेंटा दरा जोड़ता है। नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान कीजिए। मानचित्र बिंदु से बनी टूटी रेखा है डूरंड लाइन। चित्र में टूटी लाइन डूरंड रेखा को इंगित कर रही है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा का रेखा करती है। डूरंड रेखा को 1893 ईस्वी में हिंदुकुश क्षेत्रों में स्थापित किया गया है। इसकी लंबाई 2670 किमी है। मैक-मोहन लाइन भारत और चीन के बीच सीमा को रेखांकित करती है तथा भारत एवं पाक के बीच रेखा को रेडफील्ड लाइन के नाम से जाना जाता है। यंग हेड्स अभियान भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय तिब्बत के लिए भेजा गया था। नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। मैक्रो उन समुद्र तटों के समर्पित उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इनके अति विशेष वन पारिस्थितिक निकाय होता है। कारण आर वे तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। ऊपर के दोनों वाक्यांशों के संदर्भ में अग्रलिखित में से कौन सा सही है? ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। मैंग्रोव वनस्पति भारत में विशेष रूप से कच्छ की खाड़ी एवं पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्रों में पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति विश्व के उष्ण तथा उष्णपोषण कटिबंधीय क्षेत्रों की सांसारिक वनिक पारिस्थितिक है। ये बड़ी तादाद में पौधे और जीव जंतुओं की ऐसी प्रजातियों के संग्रहण क्षेत्र में जो एक लंबे विकासक्रम में आपस में संबंध रहे हैं और जिसमें क्षार सहन करने की उल्लेखनीय क्षमता है। ये समुद्र तट रेखा को स्थिर रखते हैं तथा समुद्र द्वारा हो रहे कटाव से तटबंध की रक्षा करते हैं। दिया गया कच्चा खाक मानचित्र मध्य पूर्व के एक भाग को प्रदर्शित करता है। ए बी सी और डी से अंकित देश क्रमशः है इराक, सीरिया, सऊदी अरब और जॉर्डन। चित्र में दिए गए पश्चिम एशिया
देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस संकेत ए इराक को इंगित करता है जिसकी राजधानी बगदाद है। संकेत बी सीरिया को दर्शाता है जिसकी राजधानी दमिश्क है। सऊदी अरब को देखने वाला संकेताक्षर सी कुसी है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, जबकि संकेत डी जांड को इंगित करता है जिसकी राजधानी असम है। जनसंख्या एवं नागरिकीकरण उनमें उद्भूत विविधता है। वे सैकड़ों भाषाओं और बोलियां बोलते हैं। उन्होंने उनमें बीसों जाति समूह समाविष्ट है। उनसे अत्यधिक अध्यावकृत अर्थव्यवस्थाएं भी है और संघोजात अर्थव्यवस्था भी है। वे पृथ्वी तल के आधे भाग में व्याप्त है और इनमें विश्व जनसंख्या का 2/5 भाग रहता है। यहाँ संकेतित देश समूह संबंधित है। एपीईसी एपीईसी की वर्तमान सदस्य संख्या 21 है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मेक्सिको, जापान, चीन, हांगकांग, ताइवान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, पपुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, चिली, पेरू, रूस तथा वियतनाम। स्पष्ट है कि चीन के साथ उक्त सभी देशों की जनसंख्या विश्व जनसंख्या के लगभग 2/5 है तथा जापान, अमेरिका, चीन, कनाडा जैसे औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देश भी है जिनके जाति तथा भाषा में विविधता है। 1991 की जनगणना के अनुसार प्रति प्रहार के सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार और औसत आकार इन राज्यों के प्रसंगों में निम्नलिखित अनुक्रम अधिकतम, प्रथम, न्यूनतम अंत है में है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल। जनगणना 1991 के अनुसार परिवार में सदस्यों की सबसे अधिक जनसंख्या के आधार पर परिवार का औसत आकार उत्तर प्रदेश में अधिक है। इसके बाद क्रमशः पश्चिम बंगाल, गुजरात एवं केरल का स्थान है। 1991 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित किस राज्यों में शेष 3 राज्यों की तुलना में जनसंख्या घनत्व निम्नतर है? सिक्किम। जनगणना 1991 और 2011 के अनुसार प्रश्नगत राज्यों का घनत्व है। सिक्किम 57 व्यक्तिगत कृमि वर्ग 86, नागालैंड 73 119, मेघालय 69 132, मणिपुर 82 115। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। भारत का संवैधानिक विकास। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। पश्चिमी बंगाल बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए कुल 21 लोग चुने गए थे, जिसमें डॉक्टर मीनू मांसानी, बी.जी. खेर, वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी एवं निजी पिंगपा आदि प्रमुख थे। नागरिक अधिकार मूल कर्तव्य राज्य के निर्देशक तत्व। नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं जिसमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। अल्पसंख्यक सहयोग संविधान निकाय नहीं है। ऊपर के दोनों वाक्यांशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए और आर दोनों सही। ए और आर दोनों सही है, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है।
संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। इसमें से सिर्फ धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों की बात की गई है। अल्पसंख्यक आयोग संविधान संस्था ने न होकर एक संविधिक निकाय है। निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए। किसको गति गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। उस इससे अंतःकरण की और धर्म के अवैध रूप से आचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्रीय गान के लिए किस को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। 1 और 2, 3 सही है। विजय इवनुअल बनाम केरल राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में चुप रहने के अधिकार को सम्मिलित माना है। इस वाद्य में अनुच्छेद 25 के अंतर्गत न्याय ने माना कि यदि किसी व्यक्ति का धार्मिक विश्वास उसके राष्ट्रगान की अनुमति नहीं देता है तो उसे इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, किंतु यदि वह राष्ट्रगान के समय आदरपूर्वक खड़ा होता है, वह राष्ट्रगान के में किसी प्रकार में बाधा उत्पन्न नहीं करता है, तो उसे प्रिवेंशन ऑफ ऑनर एक्ट के अंतर्गत दोषी नहीं माना जाता है और नहीं माना जा सकता। राष्ट्रीय गान के लिए बाध्य करने वाला कोई विधि उपबंध नहीं है, अर्थात राष्ट्रीय गान न गाना संविधान की किसी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं है। संघ एवं राज्य की कार्यपालिका आपातकाल उपबंधन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है, परंतु इसके महाभियोग अधिकारण का भाग नहीं है। राजा के विधानसभा का। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद और लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन सदस्य शामिल होंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानमंडल के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों शामिल नहीं किए जाते हैं। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने का संकल्प संसद के किसी भी संसद में पेश किया जा सकता है, लेकिन जिस संसद में महाभियोग का संकल्प पेश किया जाता है उसके 1/4 सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित आरोप पत्र राष्ट्रपति को 14 दिन के अंदर दिया जाना आवश्यक है। महाभियोग की प्रक्रिया में केवल संसद भाग लेती है, राष्ट्र विधानमंडल नहीं। लिखित में से कौन सा वाक्य सही है। भारत का प्रधानमंत्री ए और सी सही है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है, सही है। और इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। गलत है। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्ण सविवेक का प्रयोग करता है, सही है। अपने मंत्रिमंडल के सहयोग का चयन करने में समिति शक्तियां रखता है, क्योंकि सविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत में राष्ट्रपति निहित हैं। मंत्रियों का चयन प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, यद्यपि
उसे कुछ दलित एवं क्षेत्रीय प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखना पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ भारतीय मंत्रिपरिषद के सदस्य का संसद होना भी अनिवार्य है। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। व्यक्ति सदन के बाहर का भी हो सकता है, किंतु उसे 6 माह के भीतर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। विधानमंडल मंत्रिपरिषद, यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो, तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जनजाति आरक्षित स्थान की संख्या होगी। यह प्रश्न अत्यंत जटिल है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण राज्य में जाति की जनसंख्या के आधार पर होगा। अतः किसी एक निश्चित प्रतिशतता की बात नहीं है। पश्चिम बंगाल से लोकसभा सदस्यों की संख्या 42 है, परंतु यहाँ से अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान की संख्या 10 है। न्याय व्यवस्था संघ एवं राज्य, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवाद का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्तियां आती है। इसकी मूल्य आधिकारिकता के अंतर्गत यदि विवाद संघ एवं राज्य या अधिक राज्यों के बीच हो, संघ एवं राज्य या अधिक राज्यों एक तरफ था, एक या अधिक राज्य दूसरी तरफ से हो, या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद हो, ऐसे विवाद को उच्चतम न्यायालय की आरंभिक मूल्य आधिकारिकता के अंतर्गत रखा गया है। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है, तो वह अधीन होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में से किसी भी रिट अधिकारिकता के। किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपनी प्रशासनिक हैसियत से काम करते समय न्यायिक व्यक्ति नहीं होता है, वरना एक समान प्रशासनिक व्यक्ति होता है, जो कि सभी न्यायाधीशों की रिट अधिकारिकता के अंतर्गत आता है। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। अधिकरण न्यायाधीश संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। संविधान के अनुच्छेद 336 क के अंतर्गत जिला न्यायाधीश शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार जिला न्यायाधीश पद के अंतर्गत नगर सिविल न्याय का न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघु वाद न्यायाधीश का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश शामिल है। पंचायती राज व्यवस्था एवं संविधान संशोधन अनुसूची। पंचायती राज व्यवस्था में शोषण प्रणाली की संरचना क्या है? ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार सबसे निचले अर्थात ग्राम स्तर पर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का प्रावधान है, जिसका मुख्य अधिकारी प्रधान मुखिया सरपंच होता है। इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। ग्राम पंचायत के कुछ सदस्य होते हैं। ग्राम सभा में 1000 की आबादी तक 9 ग्राम पंचायत सदस्य, वार्ड सदस्य 2000 की आबादी तक 11 सदस्य तथा 3000 की आबादी तक 13 सदस्य तथा 3000 से अधिक पर 15 सदस्य होंगे। मध्यवर्ती अर्थात खंड स्तर
पर पंचायती का प्रावधान है। खंड ब्लॉक स्तर पर प्रमुख अधिकारी ब्लॉक प्रमुख होता है, जिसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, तथा सी सबसे उचित अर्थात जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है, जिसका प्रमुख अधिकार जिला पंचायत अध्यक्ष चेयरमैन कहलाता है। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। नोट: जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वहां मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत का गठन नहीं किया जाता है। अर्थव्यवस्था नियोजन एवं राष्ट्रीय आय बजट। किसी देश के आय का पुनर्विवरण करने का सर्वोत्तम मार्ग है परागमी व्यय से संयुक्त परागमी राधान। किसी देश में आय का पूर्ण विवरण करने का सर्वोत्तम मार्ग परागमी व्यय से संयुक्त परागमी कराधान है करने का सर्वोच्च क्योंकि प्रगतिशील कर के अंतर्गत कर की दर में आय में वृद्धि के साथ साथ वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार प्रगतिशील व्यय के अंतर्गत जिस वर्ग की आय जितनी ही कम होती जाती है, सार्वजनिक व्यय से होने वाला लाभ उतना ही अधिक बढ़ता जाता है। भारत में अपनाई गई नई आर्थिक नीति के दो घटक स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संरचनात्मक संयोजन क्रमिक बहुपद प्रक्रम है, जबकि स्थिरीकरण त्वरणिक अनुकूल प्रक्रम है। भारत में अपनाई गई नई आर्थिक नीति के दो घटकों स्थिरीकरण और संरचनात्मक संयोजन के विषय में कथन: संरचनात्मक संयोजन क्रमिक बहुपद क्रम है, जबकि स्थिरीकरण त्वरणिक अनुकलन प्रक्रम है। सही है। नीचे दो वाक्याव्यों की दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन ए: आर्थिक उदारीकरण की एक महत्वपूर्ण नीति साधन है पूंजीगत माला पर आयात शुल्क में कमी। आयात शुल्क में कमी से स्थानीय उद्यमियों का विश्व बाजार का सामना करने के लिए प्रौद्योगिकी का सुधार करने में सहयोगिता मिलता है। ऊपर के दोनों व्यक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। ए और आर दोनों सही है, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। पूंजीगत माल पर आयात शुल्क में कमी से स्थानीय उद्यमियों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तकनीकी सुधार में सहायता मिलने के साथ अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय मानक स्तर की गुणवत्ता प्रदान करने का अवसर प्राप्त होगा। आर्थिक उदारीकरण नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है भारतीय रूप के लिए पूर्ण परिवर्तनीयता प्राप्त करना। इसका समर्थन किया जा रहा है क्योंकि यह भारत में विदेशी पूंजी के प्रवाह को अधिक आकर्षित करेगी। आर्थिक उदारीकरण नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है भारतीय रुपये के लिए पूर्ण परिवर्तनीयता प्राप्त करना। इसका समर्थन किया जा रहा है क्योंकि यह भारत में विदेशी पूंजी के प्रवाह को अधिक आकर्षित करेगी। 8वीं पंचवर्षीय योजना पूर्ववर्तीय योजना के भिन्न है। इस विशेष महत्वपूर्ण अंतर यह है कि
अ, इसे पूर्ववर्तीय योजना की तुलना में काफी बड़ा परिव्यय निर्धारित निर्धारित है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 में पूर्ववर्ती योजना की तुलना में काफी बड़ा परिव्यय निर्धारित किया गया है, जिससे मानव विकास को प्राथमिकता दी गई है। भारत में ग्रामीण आय प्रायः नागरिक आय से कम है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण जिम्मेदार है? अ, किसान बहुत बड़ी संख्या में निरक्षर है और वैज्ञानिक कृषिकों के बारे में उनका ज्ञान नगण्य है। विनिर्मित उत्पादों की तुलना में प्राथमिक उत्पादों का मूल्य कम है। उद्योगों में निवेश की तुलना में कृषि में निवेश कम हुआ। ग्रामीण आय प्रायः नागरिक आय से कम है। इसका प्रमुख कारण भारत में अधिकांश किसान निरक्षर है, जिससे उन्हें वैज्ञानिक कृषिकों के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है। साथ ही शहरी उत्पादन का मूल्य ग्रामीण उत्पादों को प्राथमिक क्षेत्रों से अधिक है। उद्योगों में जितना निवेश हो रहा है, उतना निवेश कृषि क्षेत्र में नहीं हो पा रहा। नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं, जिनमें जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। यद्यपि 1947 के बाद की अवधि में भारत की राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ गई है, परंतु प्रति व्यक्ति आय स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है। भारत की जनता का काफी बड़ा भाग अब भी गरीब की रेखा के नीचे रह रहा है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। प्रश्नगत कथा ए वर्तमान संदर्भ में गलत जबकि कारण आर सही है। भारत का विदेशी व्यापार एवं आर्थिक संगठन शेयर बाजार भारत द्वारा आय की जाने वाली निम्नलिखित मदों पर ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए पूंजीगत माल पेट्रोलियम, मोती और बहुमूल्य रत्न, लोह और इस्पात, रसायन, भी 1 2 3 4 5 सब है। 1994 से 95 के आंकड़ों के अनुसार मूल्य की दृष्टि से पूंजीगत माल का आयत लगभग 19,990 करोड़ रुपए, पेट्रोलियम का 18,613 करोड़ रुपए, मोती का बहुमूल्य रत्नों का 5,116 करोड़ रुपए, रसायन का 7,344 करोड़ रुपए तथा लोहा और इस्पात का 36,653 करोड़ रुपए का आयात किया गया है। अतः मूल्य की दृष्टि से इन मदों का ह्रास क्रमशः 1 2 3 1 2 4 3 5 होगा। नीचे दी